मेरा नाम आर्किटेक्ट आसिम है। मेरा नाम आर्किटेक्ट समीन है। हम 2014 के NCA ग्रेजुएट्स हैं और 2014 से ही हम दोनों साथ फ्रीलांस काम कर रहे हैं और हमने अपनी फर्म जो है ऑलमोस्ट अबाउट 1.5 year बैक वी फाउंडेड इट बाय द नेम ऑफ SA आर्किटेक्ट्स। और राइट नाउ जो है हमारी प्रैक्टिस ज़्यादातर वी हैव रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। स्टार्ट में ऑब्वियसली थोड़े छोटे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स से स्टार्ट किया था, लेकिन अब जो है हमारे पास हर स्केल के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि एक एक्सप्रेशन दिया जाए आर्किटेक्चर को। अगर प्लान हम कर रहे हैं तो उसके साथ फसाड पे भी उतना ही फोकस होता है कि प्लान अगर नहीं करें तो फॉर्म वाइज भी प्रोजेक्ट उतना बैलेंस हो, उतना एस्थेटिकली प्लीजिंग हो, येट एट द सेम टाइम फंक्शनल भी हो। अभी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी हमारे डिज़ाइन फेज़ में चल रहे हैं, कुछ नियर कंप्लीशन है और कुछ का प्रोसेस अभी कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, तो वो भी इंशाल्लाह रिसेंटली थोड़े समय लॉन्च हो जाएंगे। हमारी बेसिकली डिज़ाइन फ़िलासफ़ी हर प्रोजेक्ट में डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। साइट डिक्टेट करती है उसको, वेरियस फैक्टर्स होते हैं, क्लाइंट डिक्टेट करता है। लेकिन आई थिंक हर एक चीज़ जो हमारे हर प्रोजेक्ट में नज़र आती है वो ये है कि हमारी बिल्डिंग्स बड़ी फॉर्म वाइज एक्सप्रेसिव होती हैं। वी बिलीव कि प्लान जितना फंक्शनल होना चाहिए आपकी फॉर्म भी उतनी ही एक्सप्रेसिव होनी चाहिए। एक जस्तजू होती है कि आप हर प्रोजेक्ट में कुछ नया अचीव करें, क्योंकि क्लाइंट नया है, साइट नहीं है, और पहले ही वाली चीज़ दोबारा रिपीट ना की जाए। और मटेरियल्स में आई थिंक एक्सपेरिमेंटेशन जी ऑब्वियसली हम काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कई जगह ऑब्वियसली आपको जब आप नई चीज़ ट्राई करते हैं तो वो आइडियाज़ बनते हैं, फिर फ्लॉप होते हैं, दोबारा से रीटेक्स होती हैं चीज़ों की, फिर वो इवॉल्व करते करते आखिर में कोई नई चीज़ ही बन जाती है। तो बड़ा मज़े का वो प्रोसेस है। जैसे इस घर में ही स्टोन पे हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए और फाइनली ये चीज़ बनी। Looking at their experience, I thought they might not be able to make what I want to get it made. But either way, I started with it. Obviously, making a house is a team effort. You need a team. But for the team, you need to have a team lead. So the architect Asim and Sameen played that lead role. And because they could envisage the house visualize the house right from the beginning. But I couldn't really figure out what they were going to make it. All I did was I gave them an open hand to do what you want to do. This is my budget and this is what I want to do. क्लाइंट के पास 2 प्लॉट्स थे 50-90 के, तो ये नॉर्थ फेस बनता है। अगर आप सामने से इसको देखें, सन इसका बैक से जा रहा है, तो ये डिसाइड किया कि जहाँ अभी कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे घर बनाया जाए और दूसरी साइड को ग्रीन रखा जाए। उसमें रीज़न ये थी कि अगर हम इस घर दूसरी साइड पे बनाते तो शायद ग्रीन एरिया पूरा इसके शेडो में ही रहता। अगर हम प्लान पे आते हैं तो 3 लेवल्स में डिवाइडेड है ये घर, बेसमेंट, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर। बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर इनके बेटों के पास है और ग्राउंड जो है ये इनके अपने यूज़ में। अच्छा, अगर आप इसके फ्लोर प्लान्स को देखें तो इसमें जो लैंडस्केप वाली साइड है, ग्रीन एरिया है, उसमें कुछ हिस्सा जो है वो हम बेसमेंट में उसको संग करके लेके गए हैं। उससे हुआ ये है कि बेसमेंट में बहुत ओपननेस बढ़ गई है और नीचे से ही आपको ग्रीनरी का फ्लो बड़ा मज़े का नज़र आता है ऊपर तक आते हुए। और टू सम इट अप, इस घर का कॉन्सेप्ट यही था कि हर लेवल से ग्रीनरी आपकी सेलिब्रेट हो। मतलब अगर आप एंट्रेंस से अगर आप पोर्च से स्टेप आउट करते हैं तो आप 2 पैटियोस को एक्सपीरियंस करते हुए घर में एंटर होते हैं। उसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पे भी ग्रीनरी के भी व्यूज़ हैं। उसके अलावा हर बेडरूम को दे हैव अ प्राइवेट टेरेस एंड अ प्राइवेट व्यू। और जो ग्रीनरी को आप अगर फ्लोर प्लान में अंदर वॉक कर रहे हैं घर के, तो हर डायरेक्शन से आपको लॉन साइड लाजमी एक्सपीरियंस कराया गया है कि वो व्यू रहे कम से कम। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फर्स्ट प्लेस बड़ी सिंपल थी। इनको मैक्सिमम एरिया चाहिए था फॉर देयर ओन यूटिलिटी, क्लियर एरिया चाहिए था। दूसरी रिक्वायरमेंट जो कि आर्किटेक्ट की तरफ से थी कि घर और लैंडस्केप दे शुड गेट जेल इन।
तो उन दो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसको किया गया। घरों को पहले यूटिलिटी बेस्ड डिफ़ाइन कर दिया जाता है, लाइक ये ड्राइवे है, ये लॉन का एरिया है, ये टेरेस है, वो सब कुछ है। इसमें अगर आप नोट करें, जैसे मेन गेट से आप एंटर होते हैं, पोर्च में आप आते हैं तो आपका लैंडस्केप शुरू हो जाता है। इन शॉर्ट पोर्च जो है वो लैंडस्केप का पार्ट है। पोर्च में भी हमने वही स्टोन यूज़ किया है जो कि आप इस घर के फसाड पे देख रहे हैं, सारा कोड़ा खटक लगा हुआ है, वही हमने पोर्च में यूज़ किया। उसी को फिर हमने लॉन में डिस्पर्स कर दिया और आगे फिर हमने इसको जो इसका हॉर्टिकल्चर था वो शुरू कर दिया। हॉर्टिकल्चर में भी इनकी यूटिलिटी को जहन में रखा गया, जैसे कि साइड वाले घर से इनको प्राइवेसी की रिक्वायरमेंट थी, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बड़े हो के इसके साथ वाले घर के फर्स्ट फ्लोर या उससे भी ऊपर के एरिया को कैमोफ्लेज कर दें ताकि उधर से इधर नज़र ना आए। सेकंड ये कि क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट थी, जैसे उनको फूलों का बड़ा शौक़ है, तो बजाय कि हम सीज़न फ्लावर्स या क्यारियों में जाएँ या लॉन को क्लटर करें, हमने इनको दरख्त वो दिए या पौधे दूसरे वो दिए जो कि परमानेंट हों और इनमें अराउंड देर फूल आते रहे। अदर देन ग्राउंड फ्लोर, टिपिकली जो लॉन्स ऊपर ही हमेशा होते हैं, इस घर के संकन एरिया को भी यानी कि बेसमेंट को भी कनेक्ट किया गया लॉन के साथ थ्रू आउट संकन एरिया, जहाँ अभी हम बैठे हुए हैं, ताकि संकन एरिया की ये जो टिपिकल एक ग्लूमी फील जो होती है उसको ब्रेक किया है और उसको लॉन के साथ हमने कनेक्ट कर दिया थ्रू मेटल स्टेयरकेस। सरदस्त अगर देखें तो लोगों में काफ़ी इस चीज़ पे अवेयरनेस आ गई है। दे हैव रियलाइज्ड कि लैंडस्केप जो है इट्स अ वैल्यू एडेड एडिशन उनके घरों के लिए, उनके लाइफस्टाइल के लिए, जो कि मैं समझता हूँ वक्त के साथ साथ बेहतर हो रही है। पहले ये होता था कि यहाँ तो लोग लैंडस्केप नहीं करवाते थे या उनको बहुत कन्विंस करना पड़ता था। अब लोग खुद अप्रोच करते हैं, जिसमें सोशल मीडिया का बड़ा रोल है। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, उन्होंने पहले ही अपने मूड बोर्ड डेवलप किया होता है, इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जो कि एक मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा एक स्टेप है, एक बड़ा अच्छा एक स्टार्ट है लोगों के लिए। तो आई होप कि इसमें आगे बेहतरी आएगी। देखिए, इसमें सबसे पहले तो एक चीज़ को हमें रिकग्नाइज़ करना होगा कि अच्छा काम ज़रूरी नहीं कि महंगा ही हो। देर आर वेज, देर आर हैक्स कि हम एक इकोनॉमिकल बजट में रहते हुए एक अच्छी चीज़ डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बजाय कि हम एग्जॉटिक या इम्पोर्टेड मटेरियल्स में जाएं, लकीली हमारे पाकिस्तान में इतने अच्छे मटेरियल अवेलेबल हैं, लाइक जैसे स्टोन्स ले लें आप, प्लांट्स ले लें या और चीज़ें ऑर्नामेंट्स ले लें जो कि हमारे कल्चर से भी रिलेट करती हैं। अगर हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करें अपने लैंडस्केप में, इनको इंट्रोड्यूस करवाएं, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छे और मुनासिब बजट में हम बहुत अच्छे नताइज ले सकते हैं। आप इस घर में आते हैं तो जैसे ही आप कार पोर्च पे गाड़ी पार्क करते हैं तो उसके बाद इट्स एन एक्सपीरियंस। आप अगर एंट्रेंस फॉयर की तरफ आ रहे हैं हमारे वरांदे के थ्रू, तो उस इवन उधर भी चलते हुए आप 2 पैटियोज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। आपके लेफ़्ट साइड पे पूरा ग्रीन एरिया है, लेकिन छोटी छोटी पैटियोज़ की पॉकेट्स हमने इंटेंशनली क्रिएट की हुई हैं ताकि आपको अंदर से भी उन स्पेसेस का, उन ग्रीन एरियाज़ का व्यू आ सके। और आप अगर इसको थोड़ा डिटेल में देखें तो जो लिविंग एरिया है हमारा, इसकी हाइट हमने थोड़ी हाइटेड रखी है नॉर्मली स्टैंडर्ड से। इट्स अ 14 फीट हाई सीलिंग। इसमें हुआ ये कि जब सुबह का सन निकलता है ना तो डायरेक्टली लाउंज में आता है, क्योंकि हमारे दोनों जो हस्बैंड और वाइफ है क्लाइंट, वो दोनों जॉब करते हैं, तो सुबह का कुछ टाइम ही होता है जो कि इस लिविंग एरिया में नेचुरल लाइट के साथ तो एंजॉय कर सकते हैं। और आई थिंक अब लाइफ जब हमारी उनसे भी बात हो रही थी, लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि जब आप प्रोफेशनल्स होते हैं तो आपके पास बाहर निकलने का उस तरह से टाइम नहीं होता कि आप बाहर बैठ के ग्रीनरी को एक्सपीरियंस कर सकें। तो ये घर डिज़ाइन करते हुए भी ये बात हमारे जहन में थी कि बड़ी विंडोज़ हों, वॉकआउट, so that you can experience the greenery while sitting in the comfort of your living area. और अगर आप देखें तो इसमें बहुत अच्छे साइज़ का वरांडा क्रिएट किया गया ताकि बारिश में भी आप इसको इजीली एंजॉय कर सकें, बाहर बैठ सकें निकल के। और सारी विंडोज़ जो है वो वॉकआउट है, आप अपनी विंडोज़ खोलते हैं एंड यू आर डायरेक्टली पार्ट ऑफ द लैंडस्केप। अगर आप डिटेल में ग्राउंड फ्लोर प्लान को देखें तो हमारे 4 एरियाज़ हैं, स्टडी, लिविंग रूम, डाइनिंग एंड ओपन किचन। दे आर फ्लोइंग इनटू ईच अदर, क्योंकि ऑन अ डेली बेसिस हमारे जो क्लाइंट हैं वो इन्हीं एरियाज़ को यूज़ करते हैं। तो इसमें फोल्डिंग डोर्स लगे हुए हैं, आप उनको खोल दें तो इट बिकम्स लाइक वन बिग लिविंग स्पेस।
इसी के साथ आपकी जो यूटिलिटीज़ होती हैं घर की वो भी कनेक्टेड है, मतलब फाइन किचन के साथ ग्रीस किचन कनेक्टेड है और पीछे से सर्वेंट उसको एक्सेस कर सकता है। इट्स अ 50-90 प्लॉट एंड इट्स अ 5 बेडरूम हाउस, तो ऑब्वियसली हमें कुछ स्पेस कंस्ट्रेंट्स भी थे इस घर में, लेकिन जिस चीज़ का बहुत ख्याल रखा गया है कि कोई भी बेडरूम ऐसा ना हो जिसको व्यू ना मिल रहा हो। सारे बेडरूम्स को हमारे प्राइम व्यूज़ मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मास्टर बेडरूम को लेते हैं तो मास्टर बेडरूम की जो विंडो है वो ग्रीन एरिया को तो एक्सपीरियंस करती ही है, लेकिन उसका व्यू हमारे गेट तक का है कि आपको पता चले अगर आप देखना चाह रहे हैं कौन घर में आ रहा है, फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर बेडरूम आप वो सब कुछ देख सकते हैं। इस घर को ऑब्वियसली प्लान करते हुए हमें कुछ बजट कंस्ट्रेंट्स थे। इट्स अ बजट फ्रेंडली हाउस। तो ऊपर का एक बेडरूम है, उसके वॉशरूम से वॉकआउट विंडो है एंड इट्स अ कम्प्लीटली प्राइवेट टेरेस जिसका कोई व्यू नहीं है, इट्स ओपन टू स्काई। तो वहाँ पे जब हम इनिशियल डिज़ाइन फेज़ में थे तो एक आउटडोर जकूज़ी प्लान थी, लेकिन वो बजट की वजह से लग नहीं सकी। आपके छोटे घर होते हैं 50-90 के, जो इसके क्लाइंट्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक बजट के साथ चल रहे होते हैं। ओवरऑल अगर आप सारे वॉशरूम्स को देखें तो इट्स वेरी एविडेंट कि बाहर जो थीम है वही अंदर रिपीट हो रहा है। जिस तरह बाहर हमारे एलिमेंट्स आर प्लांटर्स, तो हमने कोशिश की है कि वही थीम हमारे बाथरूम्स में भी आए। हमारे बाथरूम्स में हमने प्लांटर्स को ओवरऑल थीम का पार्ट बनाया है। कुछ वैनिटीज़ हैं जिनके पीछे प्लांटर्स हैं, कुछ हैंगिंग प्लांटर्स हैं। तो ओवरऑल बेसिकली अगर इसको समअप मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अगर आप जैसा समीन ने बात किया कि बाथरूम्स में भी प्लांटर्स हैं और ये आप पूरे घर में एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे लॉबी में भी प्लांटर्स हैं, ग्रीनरी है। जो वॉशरूम्स हैं इस घर के, आई थिंक उनको डिज़ाइन करते हुए वी इन्जॉयड अ लॉट। मतलब हमने उसमें बहुत प्ले किया है। कहीं पे कोई प्लांटर है, कहीं पे हमने स्टोन यूज़ किया है, क्योंकि जो साइजेस थे वॉशरूम्स के वो जनरली बहुत बड़े साइज़ के वॉशरूम्स नहीं हैं। तो सवाए आई थिंक बेसमेंट का एक वॉशरूम है जो थोड़ा अच्छे साइज़ का, बाकी सारे नॉर्मल एक अच्छे स्टैंडर्ड साइज़ के वॉशरूम्स थे। तो हमने जो टाइल सिलेक्शन भी उसके लिहाज से की है। जो थोड़े छोटे साइज़ के वॉशरूम थे उसमें लाइट टाइल यूज़ हुई है। जो बड़े साइज़ के वॉशरूम्स थे उसमें हमने एक्सपेरिमेंट किया है। अगर आप पाउडर रूम का वॉशरूम देखें तो उसमें स्टोन स्लैब आपको नज़र आएगी। वो इट्स द सेम स्टोन जो कि बाहर यूज़ हुआ हुआ है। उसके अलावा एक पूरी वॉल स्टोन की है। कुछ जो वॉशरूम्स हैं उनको पैटियोस का व्यू दिया गया ताकि आप यूज़ करते हुए थोड़ी ग्रीनरी को एंजॉय कर सकें, और बाहर से वो प्राइवेट है तो उनको कोई देखता नहीं है। येट एट द सेम टाइम उसमें लाइट जो है वो थ्रू स्काईलाइट ली गई, थोड़ी ड्रामेटिक सी लाइट उसमें आती है, बड़ी मज़े की। स्टोन, वुड, ग्रीनरी, मेटल, मतलब ये कुछ फोकल मटेरियल्स हैं जो कि ओवरऑल घर की पूरी थीम में आपको बार बार नज़र आते हैं। और कोशिश की गई है कि जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वही रिपीट हो, ताकि उसकी एक आइडेंटिटी रहे प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आप स्टोन को देखें तो इसमें बहुत बड़ी साइज़ की स्लैब लगाई गई। स्टोन का कलर बेसिकली बहुत डार्क था इस घर में, तो ये बड़ा मुश्किल डिसीजन था एज एन आर्किटेक्ट के इतना डार्क घर हम बनाने जा रहे हैं, उसमें लाइट का प्ले कैसे रखा जाए, इसको सॉफ्ट कैसे किया जाए। फिर कुछ चीज़ें हमने, प्राइमरी मटेरियल तो सिलेक्ट हो गया कि यार ये स्टोन लगना है, तो इसका प्रोसेस बड़ा मज़े का, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे। इसको थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए ग्रीनरी बहुत ज़्यादा यूज़ की घर के वुड अंदर। यूज़ की हमने फ्लोर के ऊपर। हाँ एग्जैक्टली, वुड यूज़ की गई, मेटल थोड़ा यूज़ किया गया, सीलिंग को एक्सपोज रखा गया ताकि वो थोड़ी, मतलब ट्रुथ टू मटेरियल की फ़िलासफ़ी की तरफ हम जाना चाह रहे थे कि अगर स्टोन लग रहा है इट्स अ नेचुरल मटेरियल, तो बाकी चीज़ें भी नेचुरल ही हों। क्योंकि स्टोन हमारा बहुत डार्क है तो हमने अंदर की इंटीरियर की स्पेसेस को लाइट से बैलेंस किया। वी हैव बिग विंडोज़, वी हैव अ कर्टन विंडो इन द लॉबी, तो मतलब लाइट थ्रू आउट द हाउस आपको दिन में लाइट्स जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब अगर मैं पत्थर के बारे में आपको एक्सप्लेन करूं तो जब डिसाइड हो गया कि जी स्टोन लगाना है, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट बना था तो ये एज अ प्लांटर परसीव किए गए थे कि ये प्लांटर्स होंगे,
फिर जब प्लांटर रिसीव हुए तो हुआ कि यार हम इसको किसी नेचुरल मटेरियल के साथ करें ताकि इसकी जो भारीपन है, जो इसकी फील है, वो इस बिल्डिंग में रहे। सो हमने स्टोन डिसाइड किया कि जी स्टोन के साथ हम इसको प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। तो अब स्केल का एक फैक्टर आ गया कि स्टोन का स्केल बहुत बड़ा है, तो ये कैसे आएगा और कैसे इसको लगाएं साइड के ऊपर। सो फिर हम गए थे अखोड़ा खटक। अखोड़ा खटक हम गए, वहाँ से गए तो वहाँ एक्सपीरियंस ये हुआ कि ऊपर से जो पीछे उनकी माइंस थी वहाँ से स्टोन आ रहा था। ऑब्वियसली बहुत बड़े साइज़ के पत्थर आ रहे थे, बट वो इरेगुलर शेप में सारे थे। तो वो लोग इसको डिमांड बेसिकली सीधे स्टोन की होती, तो वहाँ पे वो इसको काटते थे, काट के बिल्कुल सीधा किया जाता था। जब इसको काटते थे तो जो साइडें थी उसकी वो एज अ वेस्टेज उसको डिस्कार्ड कर देते थे, या वो उधर के लोग उसको फाउंडेशन में अपनी यूज़ करते हैं। सो हमने ये डिसाइड किया कि इस वेस्टेज को क्यों ना इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ किया जाए। तो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइन स्टोन विद वेस्टेज। तो इससे जो घर की कॉस्ट थी वो बहुत बेहतर हो गई थी, बैलेंस आउट हो हाँ गई। एग्जैक्टली, क्योंकि एक प्लेन स्टोन लगा हुआ है, उसके साथ पूरी वेस्टेज लगी हुई है। यहाँ पे मैं अमजद साहब की साइट पे एज ए साइट सुपरवाइज़र आया था। ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था। ये फिर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हर तरतीब से इसकी पैमाइश निकाली, फिर साइजिंग हुई, फिर आर्डर किया। एक दफ़ा आर्डर आ गया, लेकिन जब हमने फ़िक्स किया था पहली वाल पे, तो जब एज पे गए तो वो कलम बनानी थी, वो मार्जिन नहीं था हमारे पास, क्योंकि मेरी भी पहली साइड थी, मुझे पता नहीं चला। तो उसके बाद फिर हमने रीसाइजिंग करके पूरे प्रोजेक्ट की हमने आर्डर किया। तो मसला ये था कि साइज़ बहुत बड़े थे, तो हमें तकरीबन 2 से 3 माह एक गाड़ी का वेट करना पड़ता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। पहले एक दफ़ा लगाने में थोड़ी दिक्कत पेश आई थी, हम वैसे फ़िक्स कर रहे थे मार्टर के साथ, सीमेंट के साथ। लेकिन फिर जब कुछ पत्थर बीच में टेम्परेचर सर्दियों में ज़्यादा था, सीमेंट सेट नहीं होता था, इसका वज़न होता था, तो ये खड़ा नहीं रह पाया, गिर गया था। हमने तकरीबन 5 फीट 36 इंच बाई 60 इंचज़ तक के पत्थर हमने लगाए हैं। तकरीबन 4 बंदे एक स्लैब को उठा के दीवार के ऊपर फिक्स करते थे। तो उसके साथ हमने 6 क्लैंप्स लगाए हैं। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर पैरेलल में हम चले हैं, और तकरीबन 2 साल लगे हमें इस प्रोजेक्ट पे। आसिम साहब और मैडम समीन के जो प्रोजेक्ट हैं ये नॉर्मल घरों से मुख्तलिफ होते हैं। इसमें एक तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए, दूसरा इनकी डिज़ाइनिंग जो है ना वो बहुत मुश्किल होती है। इनके डिज़ाइन में बेसिक ये है कि आपको एक्यूरेट रहना पड़ता है हर जगह पे। हाँ, इनका जो ये स्टोन लगा है ना फेस पे, इसमें हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं कि हमें एजेस वगैरह दोबारा से उनको सेट करना पड़ा है। उसके बाद पिचिंग, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल थी, वो करनी पड़ी हैं। वो थोड़ा हमें उसमें मुश्किल हुई है। जी हाँ, बिल्कुल मुनफरिद है, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये पूरे DHA में एक सबसे सेपरेट घर है। अमेरिका से बंदे आए हैं, मतलब जो यहाँ से बाहर सेटल है ना, वो यहाँ पे आए हुए थे। तो एक लड़का आया तो वो कहता है यार अमेजिंग, मैंने इस जैसा घर ना अमेरिका में नहीं देखा। फिर 2 आर्किटेक्ट्स आए थे सऊदी अरब से, वो यहाँ पे ऐसे DHA का विज़िट कर रहे थे। ये सामने यू टर्न है, उन्होंने यू टर्न लिया तो गाड़ी उन्होंने यहीं पे रोक ली। तो फिर सर्विस रोड पे आके तकरीबन पूरे घर का एक कोना उन्होंने मुझसे पूछा है कि ये आर्किटेक्ट कौन है, इस जैसा घर हमने तकरीबन, हम खुद भी आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने कहा हमने आज तक नहीं देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरा पहला प्रोजेक्ट था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा है इससे। स्टोन को तो हमने प्रिक्योर कर लिया, लेकिन अब एक और चैलेंज था आगे, क्योंकि अगर आप हमारी एलिवेशन देखें तो इसमें हर एलिमेंट की हाइट डिफरेंट है, और हमने स्टोन को इक्वली हर एलिमेंट के ऊपर डिवाइड किया हुआ था। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एलिमेंट का स्टोन 2.5 बाई 5 का था, किसी का 18 बाई 4 का था। तो इसमें होता ये था कि हफ्ते में सिर्फ 2-3 पीस आते थे जिसको हम फिर लगाते थे, क्योंकि वो एग्जैक्ट कट टू साइज़ आ रहा था, उसमें बिल्कुल गलती की गुंजाइश नहीं थी। और
फाइनली ये फिर आया, आहिस्ता आहिस्ता आता गया, फिर इसको हम लगाते गए। तो इसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल था कि पहले हम किसी एक एलिमेंट पे काम करते थे, फिर जिस तरह से स्टोन आता था हम उस तरह उसको लगाते जा रहे थे अपने डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर। तो अगर आप इसको डे लाइट में देखें तो एक साइड आपको टेक्सचर साइड नज़र आती है और एक साइड थोड़ी प्लेन नज़र आती है, तो उसमें वो लाइट्स एंड डार्क्स का बड़ा मज़े का प्ले बन जाता और है। आई थिंक जैसे जैसे सन जो है मूव करता है उसके साथ साथ शेडोज़ बड़े डिफरेंट से बनते हैं टेक्सचर की वजह से। अगर आप इस घर के दरवाजे देखें तो महागनी में बने हुए हैं, दे आर फुल हाइट डोर्स। उसकी जो दरवाज़ों की हाइट है वो तकरीबन कोई 10 फुट है और उसमें जो लकड़ी यूज़ की है महागनी है और उसका टेक्सचर बनाया गया इस तरह से कि उसकी जो फील हो थोड़ी क्रूड ही रहे, येट एट द सेम टाइम उसके जो आपके डोर हैंडल्स हैं वो भी डिज़ाइन किए गए उसी आइडिया को देखते हुए कि उसमें ओरिजिनल फील रहे। मतलब अगर आप इसके डोर हैंडल को भी फील करते हैं ना तो उसकी वही क्रूड फीलिंग है जो कि ओवरऑल हमारे स्टोन की या हमारी एलिवेशन की फीलिंग उसके है। टेक्सचर को आप फील करते हैं हाथ में अपने। मेरा नाम इमरान मुश्ताक है। मैं कोई पिछले 25-30 साल से लोहे के इस काम के साथ वाबस्ता हूँ मैं, ठीक है। तो आसिम और समीन के साथ मुझे 4-5 साल से इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो एक ये प्रोजेक्ट था हमारा, ये काफ़ी एक चैलेंज था मेरे लिए करना। इसके ये ब्रिज वगैरह, इसकी ये स्टेयर्स वगैरह इन्होंने मुझे दी और मैंने इसको चेक किया और इसका मटेरियल जो है वो यहाँ से अवेलेबिलिटी नहीं थी इसकी, ये मैं लाहौर से मंगवाया और फिर उसी सेम रेट्स में बजट को कंट्रोल करते हुए हमने इसको असेंबल किया। यहाँ पे आपके सामने है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, देखने में भी खूबसूरत है। मैंने इसको इसके पार्ट्स की शक्ल में ला के यहीं पे असेंबल किया, ठीक है। तो ये एक मुश्किल काम था, इसके लिए मैंने मेन पावर बहुत ज़्यादा लगाई है, मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ा है, ठीक है। और ये स्टेयर्स आप चेक कर रहे हैं कि स्टेयर्स एक शीट में बेंड की गई है, इसका भी मटेरियल यहाँ से अवेलेबल नहीं था, ये लाहौर से जाके बेंडिंग इसकी करवाई है और बड़ी मुश्किल से इसको सेटिंग में लेके आया हूँ। और ये ब्रिज ख़ास तौर पे आप देख रहे हैं कि ये एक कंटिलीवर है, कंटिलीवर होने की वजह से इसको हवा में खड़ा करना एक काम था। एक प्रॉब्लम इसमें ये आई थी कि इसको जब हमने हैंग करना था तो ये एक छत के साथ स्ट्रक्चर इंजीनियर साहब कह रहे थे कि इसका छत का सरिया सामने लाएं, वाज़ा करें और उसके साथ वेल्ड करें। हमने बड़ी मुश्किल के साथ इसको एक हवा में इसको खड़ा करना, इसको छत का सरिया निकाल के उसके साथ ये इसकी जो पोस्टें आ रही हैं ये उसके साथ वेल्ड की हैं ताकि इसकी मजबूती रहे। आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर 20, 25, 30 बंदे एनी टाइम खड़े हो जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं है। मेरा नाम हमाद है, एलेक्सो मेटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। माय नेम इज़ नुमान एंड हम एलेक्सो मेटल्स की टीम है। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट है और इसमें जो हमें चैलेंजेस फेस करने को मिले थे वो ये कि इसकी विंडो के साइजेस और ग्लास साइजेस बहुत ह्यूज हैं और स्पेशली हमें डिज़ाइन करना था, इस तरह से इसको इंस्टॉल करना था कि इसके अंदर इंसुलेशन भी हो सके, साउंड भी कंट्रोल कर सकें। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, मोबिलाइज़ करने के लिए सबसे फर्स्ट हमें जो चैलेंज मिला वो आसिम और समीन ने जब ये हमें डिज़ाइन दिया इसका, तो चैलेंज ये था कि जो विंडोज़ हैं, स्पेशली जो ग्लास है उसकी जो पार्टीशंस हैं, जो एल्युमिनियम मलियंस हैं हमारे, वो कभी भी हमारे किसी तरह से भी हमारे आई लेवल के ऊपर ना आ सकें, हमें व्यू ओपन मिल सके। तो चैलेंज जो फेस करने को मिला कि इनकी जो हाइट बन रही थी वो एक ग्लास की दैट वाज अबव 10 फीट और 10 फीट के अंदर हमारे पास इनको साउंड प्रूफिंग, हीट प्रूफिंग चाहिए थी, तो वो डबल ग्लास लगाना था। तो वी यूज्ड लुई ग्लास फॉर इंसुलेशन एंड साउंड कंट्रोल। मोबिलाइज़ करने के लिए हमारे पास इस ग्लास को इंस्टॉल करने के लिए जो प्रोफाइल है दैट इज़ वेरी स्पेशल, वो हमने अपना खुद डिज़ाइन किया हुआ है एल्युमिनियम में, जो हम फुल हाइट विंडोज़ ले सकते हैं, ओपनेबल हो जाएं, किस तरह से भी साउंड इंसुलेशन के लिए हैवी ग्लास हो जाए, डबल ग्लास हो जाए, तो वो हम लोगों ने यूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको कंप्लीट करके दिया। सबसे बड़ा मेन चैलेंज एक और भी था इनका कि इनका जो एक ऐसी विंडो है जिसके अंदर हमें
मेटल को और एल्युमिनियम को इकट्ठा इंटरजॉइंट करके इंटरलॉक करके हमने इनको डिज़ाइन किया और फिक्सिंग की हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। ये आप अपने बैक पे देख सकते हैं कि ये इनकी ह्यूज विंडोज़ हैं, प्लस इनका मेटल शेड साथ बनाया हुआ हमने, और ये कंबाइन होकर एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बना है। इसमें जो मेन चैलेंज ये था कि इंसोलेशन, क्योंकि आपको पता है कि जब रेन आती है इट्स इन ओपन एरिया तो बड़ी हैवी रेन होती है मानसून में। तो चैलेंज वाज कि हमें इसमें अंदर पानी भी ना आए इसके, और आपस में ये इंटरजॉइंट रहते हुए प्रॉपर सील हो, इसमें वाइब्रेशन इसमें ना आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी कंप्लीटेड दिस टास्क, इट्स बिन एन ईयर नाउ, तो एंड यू कैन सी इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ डन बाय अस। और हम लोग ये भी इस चीज़ का वी आर ग्लैड कि आसिम और सबीन का जो है ना दे ट्रस्टेड ऑन अस, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कंप्लीट उनको करके दिया इसीलिए कि उनका हम पे फुल ट्रस्ट था। हमने ये एक पैटियो जो है बेसमेंट का, वो तो फ्रॉम डे वन डिसाइडेड था कि हम लैंडस्केप को नीचे लेके जाएंगे। तो हमारी जब इसरार साहब से डिस्कशन हुई, बेसिकली वी वांटेड अ रेन फॉरेस्ट। हम बात कर रहे थे कि एक रेन फॉरेस्ट हो, आप ग्रीनरी में से स्टेयरकेस जा रही हो, और उन्होंने बहुत अच्छे से उसको पिक किया और उसको साइट पे एग्जीक्यूट किया। अगर आप इस घर के फसाड को देखें तो इसमें सारा अकोड़ा खटक यूज़ हुआ है एक स्लाइस्ड फॉर्म में। ओरिजिनली तो एक बोल्डर था, यानी कि पहाड़ है, पहाड़ को जब ये ब्लास्ट करते हैं तो बीच में से वो निकलती है फॉर्म, उसको फिर ये काट के ये स्लेट तैयार करते हैं। तो बोल्डर रखने का मतलब ये था कि इसकी जो ओरिजिनेट था उससे रिलेट करना था कि ओरिजिनल फॉर्म क्या थी, और उससे जो रिफाइंड एक फॉर्म निकली है जो कि अब घर की फसाड पे आई है वो क्या है। इस घर में फ्लावरिंग के लिए सबसे जो खूबसूरत चीज़ इसमें ऐड की गई, अगर आप देखें तो इसके बैक कॉर्नर पे फ्रंट लॉन में हमने सेबा ट्री लगाया, जिसको कॉमनली बुधा ट्री भी कहते हैं। कॉन्ट्रेरी टू द नॉर्मल ट्रीज जो हमारे लोकल पाए जाते हैं, उनके तने ब्राउन होते हैं या ब्राउन अर्थ कलर में होते हैं। इसका स्टेम सब्ज़ है, तो सीज़न में इसके ऊपर पिंक फूल आते हैं, फॉल में ये बिल्कुल पत्ते गिरा देता है। बगैर पत्तों के भी इसकी शक्ल, इसकी अपीयरेंस बहुत खूबसूरत है, जो कि हमारे इस थीम के साथ बड़ी अच्छी मर्ज होती है। उसके अलावा जहाँ अभी हम बैठे हुए हैं इसको थोड़ा ट्रॉपिकल रखने की कोशिश की गई है। इसमें आप देखें तो इसमें आपको अक्सर वो पौधे मिलेंगे जो कि हमेशा अमूमन ट्रॉपिकल्स में होते हैं, जैसे पाम्स हैं, फर्न्स हैं, और इस किस्म की चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं ताकि इस एरिया की रिचनेस को थोड़ा सा इन्हांस किया जाए। इट वॉज़ अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज़। मतलब हमारा क्लाइंट जो है 1 साल से इस घर में रह रहा है, और मज़े की बात यह है कि जब आप डिज़ाइन किसी क्लाइंट के साथ करना स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम आपकी शायद आइडियोलॉजीज़ इतनी मिलती नहीं हैं, बट बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आप लोगों के माइंड्स इतना मिलना शुरू हो जाते हैं कि क्लाइंट अगर कुछ एड ऑन्स भी कर रहा है तो वो उसी आइडियोलॉजी पे बेस्ड होते हैं जिस पे इनिशियली घर बना हुआ होता है। Yes, exactly, obviously. We've gone through ups and downs, lot of changes, lot of thinking which has gone into it, selection of vendors, selection of materials. But I give a credit to the team, especially the team lead, that they've walked through it and they had the patience to go through the iterative process. This is what we have made. You might have seen it. It's a unique and different house. एक आर्किटेक्ट के लिए आई थिंक ये बड़े ऑनर की बात होती है कि वो आपका क्लाइंट आपके काम से सेटिस्फाई है, और आपकी 3-4 साल की मेहनत लगी हुई होती है डिज़ाइन के साथ। सो आप 1 साल बाद भी वो उतने ही अच्छे से आपको वेलकम कर रहे हैं जितना ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन होता था। सो वी आर वेरी हैप्पी दोबारा इस प्रोजेक्ट को देख के ऑब्वियसली।